तो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री बृजलाल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कुलपति एकेटीयू प्रोफेसर जेपी पांडे जी, आईईटी के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत कंसल जी, आयोजन समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को शरद पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। शरद पूर्णिमा भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती का भी तिथि है। हम पंचांग के अनुसार देखते हैं तो तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा ये महर्षि वाल्मीकि की जयंती की तिथि होती है। परम कृष्ण भक्त मीराबाई का पावन जन्मदिन भी है। और अगर हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार देखते हैं तो आज ही के दिन पूर्व विधायक और एक संघर्षशील नेता श्री डीपी बोरा जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं महर्षि वाल्मीकि भक्त मीराबाई की स्मृतियों को नमन करते हुए पूर्व विधायक श्री डीपी बोरा जी को प्रदेश सरकार की ओर से और आप सब की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज की इस पावन तिथि में शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर स्वर्गीय डीपी बोरा जी की एक प्रतिमा का आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर अनावरण के साथ ही सेवा शक्ति केंद्रों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 5 ऐसे केंद्र अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की उपस्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग ऐसी मातृशक्ति का भी सम्मान किया गया है जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने सामर्थ्य से समाज को एक नई दिशा दी है। आज यहाँ पर इस पावन अवसर पर जो शक्ति सेवा केंद्र हैं उनके संचालक, जिन्हें डीपी बोरा स्मृति समिति के माध्यम से सहयोग किया जाता है और ये केंद्र अब संचालित होने वहाँ पर होकर के नारी स्वावलंबन का एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सभी केंद्रों के लिए उनके संचालकों को बधाई देता हूं। और यह कार्य चूंकि नारी स्वावलंबन का है, मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की ही श्रृंखला में
आज यहाँ पर हम लोग जब एकत्र हुए हैं तो मैं स्वर्गीय डीपी बोरा स्मृति व्याख्यान समिति की ओर से किए जाने वाले इस कार्यक्रम के लिए इस समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही यहां पे अलग अलग क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, साहित्य और संगीत, इन पांचों क्षेत्रों में जिन मातृशक्ति ने कुछ विशिष्ट योगदान दिया है, उनका भी सम्मान यहां पर मंच पर आयोजन समिति की ओर से हुआ है। मैं इसके लिए सम्मान प्राप्त करने वाली सभी बहनों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और समिति को, आयोजन समिति को इस आयोजन के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों और अपनी विरासत का सम्मान हमें कैसे करना है, अभी आपने यहाँ पे प्रख्यात हमारे कवि श्री सर्वेश अस्थाना की कविता के माध्यम से हम सब ने उसको देखा है, समझा है और समाज की संवेदना को जागरूक करने के लिए उन्होंने जिस सहज और सरल भाव के साथ अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अपने आराध्यों के प्रति, अपनी विरासत के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए, उन्होंने उदाहरण भगवान राम का दिया, लेकिन ये उदाहरण हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं। उन्होंने नारी गरिमा, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाया कि दहेज जैसी कुप्रथा का अभी तक हम समाधान नहीं निकाल पाए, उस ओर भी समाज का ध्यान आकर्षित किया। मैं इस अवसर पर श्री सर्वेश अस्थाना जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस लेखनी के लिए। यही होता है, एक कवि की लेखनी जब चलती है तो समाज के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाती है। याद करिए, आदि कवि की जयंती पर एक कवि के द्वारा सामाजिक जन जागरण का एक कार्यक्रम अपने आप में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और यह प्रेरणा समाज को एक नई राह भी दिखाती है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक साहित्यकार तो उसकी लेखनी सत्ता की मोहताज नहीं होती, उसकी लेखनी समाज को एक नई दिशा देती है। वह समाज का एक दर्पण होता है, समाज को आगे बढ़ने के लिए उन मूल्यों और आदर्शों के प्रति आग्रही बनाता है जो कभी महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के चरित्र को सामने रख करके तत्कालीन समाज की भावनाओं को आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श चरित्र हम सबके सामने राम के रूप में रखा। लोगों ने कहा राम कैसे? उन्होंने कहा भाई देखो, धर्म का दूसरा रूप राम है, रामो विग्रहवान धर्म। इतना कह करके उन्होंने समाज की आंखों को खोल दिया। यानी धर्म के जो भी गुण हमारे ऋषि मुनियों ने कहे हैं, अगर उनकी मूर्त रूप कहीं देखना है, शास्त्रों से इतर उसका मूर्त रूप कहीं देखना है, तो वह मूर्त रूप उसका कहीं है तो भगवान राम का चरित्र उसका मूर्त रूप है। और इसीलिए उन्होंने प्रश्न भी वही किया था प्रारंभ में, और उसका उत्तर भी उन्होंने वही दे दिया कि राम ही वह चरित्र है, और इसलिए रामो विग्रहवान धर्म कह करके उन्होंने अपनी बात को कही थी। अब याद करिए, सर्वेश अस्थाना जी भी वही कह रहे थे, उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि कवि की जब लेखनी चलेगी तो वह उन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित जरूर करेगी जिससे समाज ग्रसित है, कुंठित है, जकड़ा हुआ है। और उन्होंने समाज की उन दुखती हुई नस पर उंगली रख करके उन्हें उससे बाहर निकलने के लिए भी एक आह्वान इस अवसर पर किया है। बहनों और भाइयों,
जब स्वर्गीय डीपी बोरा जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो डॉक्टर नीरज बोरा जी के जो कार्य हैं वे कार्य हमें उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा किए गए संघर्षों की स्मृति को याद दिलाते हैं। एक छात्र नेता के रूप में, युवा ऊर्जा के रूप में, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में, छात्र नेता के रूप में, एक संघर्षशील नेता के रूप में, समाज से जुड़े हुए दलित, वंचित और उन लोगों के आवाज को बन करके जो कहीं ना कहीं से पीड़ित थे। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो आज से 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले लखनऊ की छवि क्या थी, किस प्रकार का माहौल था। उस माहौल को कभी आपको कोई विस्तृत चर्चा करानी है तो श्री ब्रजलाल जी से उसके बारे में जरूर पूछिए। किस प्रकार का गैंगवार था, किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बिंदु प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाने का प्रयास हो रहा था, और उसमें एक युवा नेता संघर्षों के पथ पर चलकर के अपना मार्ग प्रशस्त करता है। न केवल यहां के गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए एक राह दिखाता है, बल्कि स्वयं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाकर के उनकी आवाज को और भी बुलंदियां देने का काम किए हैं। यानी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में और फिर विधायक के रूप में उन्होंने उन्हें एक सशक्त आवाज दी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो स्वर्गीय डीपी बोरा जी के संघर्षों की कहानी को लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के अंदर आज भी देखने और सुनने को प्राप्त होता है। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो युवा थे, आज वे उम्र दराज हो चुके हैं। आज जब इस चर्चा करते हैं, इस बारे में बताते हैं, मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करते हुए समाज से जुड़े हुए उन मूल्यों के लिए काम कर रहा है जो एक गरीब की पीड़ा है, एक वंचित की पीड़ा है, एक दलित की पीड़ा है। उसे शोषण से मुक्त वातावरण देने के लिए, उसको उसका अधिकार देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है, और यह हम लोगों को लगातार उन कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, यही तो हमें इन महापुरुषों से प्राप्त होती है प्रेरणा। महर्षि वाल्मीकि का समय किस प्रकार का रहा होगा। आप जब उस पौराणिक कालखंड की चर्चा करते हैं, उसमें आप जब जाएंगे, आपको उस समय की सामाजिक, उस समय की भौगोलिक और उस समय की उन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी जो कालखंड रामायण का कालखंड था। और उन कालखंडों के एक एक दृश्य को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य में किस प्रकार से उद्धृत करने का काम किया है, वो अद्भुत है। यानी उस समय की सामाजिक, भौगोलिक और धार्मिक परिस्थितियों के साथ साथ कोई कवि बोलचाल की भाषा में भी महाकाव्य रच ले और वो लोकप्रिय हो जाए। दुनिया का पहला ऐसा महाकाव्य था महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, जो व्यवहारिक भाषा में था, व्यवहारिक संस्कृति की भाषा में था। और व्यवहारिक संस्कृति के साथ साथ उस समय की उन्होंने परिस्थितियों का उल्लेख जिस रूप में किया है, वनस्पतियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, यानी वाल्मीकि रामायण केवल
हम लोग सामान्य रूप से जब चर्चा करते हैं रामायण की, तो सामान्य रूप से हम पारिवारिक चर्चा का विषय उसमें उठाते हैं, क्योंकि हम लोग परिवार के इर्द गिर्द घूमे रहते हैं, उसी से घिरे रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य का मनुष्य के साथ, एक पिता का पुत्र के साथ या पुत्र का पिता के साथ, एक पति और पत्नी के संबंधों को लेकर के, एक गुरु और शिष्य के संबंधों को लेकर के, एक राजा का प्रजा को लेकर के, इन संबंधों को लेकर के तो चर्चा है ही, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा अपनी वन संपदा के प्रति क्या दायित्व है, इसका उल्लेख भी याद करिए। जब माता जानकी का अपहरण होता है और भगवान राम उस समय वन में भटकते रहते हैं, तो उस समय वनों से भी प्रश्न पूछते हैं, वहां के पक्षियों से भी मदद मांगते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछते हैं। और याद रखना, रामायण का पहला बलिदानी कोई हुआ था तो वह एक पक्षी हुआ था, गिद्धराज जटायु के रूप में। आप याद करिए, जब उस समय की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ, आतंक की ताकत के खिलाफ भगवान राम को युद्ध करना था, तो सेना अयोध्या और जनकपुर से नहीं गई। सेना गिरवासी वनवासियों ने मिलकर के भगवान राम के साथ खड़ी की, उनके साथ मिलकर के। अभी यहां पे डॉक्टर नीरज बोरा जी कह रहे थे, यहां पे गोमती नदी के एक ब्रिज, एक पुल के बारे में। आज एक पुल बनाने को लेकर के जनप्रतिनिधि संघर्ष करते हैं, उसके लिए उनको बार बार जाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन उस समय 100 योजन का सेतु बंध का निर्माण बानर और भालुओं की मदद से भगवान राम ने समुद्र में कर डाला। आप सोचो, सेना इस पार से उस पार जाए, जो लोगों के लिए कल्पना थी समाज का संगठन होगा, तो उसका परिणति ऐसे ही होगी। असंभव होने वाला काम भी हमारे लिए संभव हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत, जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण रामलला के विराजमान होने के बाद बना, हम लोगों का ही प्रयास है उस मार्ग को और उस समय की वनस्पतियों का संग्रह हो और उन्हें अयोध्या के साथ साथ इस पूरे मार्ग में फिर से स्थापित करने का काम किया जाए। इस पर कार्य चल रहा है और मैं मानता हूं एक बड़ा कार्य होगा, क्योंकि बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी होंगी जो लुप्त प्राय हो गई होंगी। बहुत सारे को जाने अनजाने में लोगों ने नष्ट कर दिया होगा, लेकिन प्रयास होगा, रामायण काल फिर से आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज्य की स्थापना के लिए जो आज डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है, ये उसी की कड़ी है। और आज के अवसर पर महिला सेवा शक्ति केंद्रों की स्थापना के कार्यों का शुभारंभ के साथ ही जो मुझे बताया गया कि 100 से अधिक ऐसे सेवा शक्ति केंद्र पहले से इस स्वर्गीय डीपी बोरा सेवा समिति के माध्यम से संचालित हैं और आज भी कई ऐसी समितियों को यहां पर संचालित किया गया है। परम कृष्ण भक्त मीराबाई की जयंती का कार्यक्रम हो और सेवा केंद्रों का संचालन हो, इससे अच्छा दूसरा कोई अवसर नहीं हो सकता है। याद करिए, मीराबाई मेवाड़ की रानी थी, महारानी थी, लेकिन सामाजिक समरसता का कितना बेहतरीन उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अपना गुरु उन्होंने माना सदगुरु रविदास जी महाराज को, और रविदास जी के सानिध्य में उन्होंने उस समय जो उनसे दीक्षा प्राप्त की, उनका सानिध्य प्राप्त किया, परम कृष्ण भक्त बन करके। अगर वो केवल मेवाड़ की रानी होती, महारानी बनती, उनको यह यश प्राप्त नहीं होता। जो कृष्ण की भक्ति ने उन्हें सदैव के लिए अमर करके हर भारतीय के मन में उनके प्रति एक आस्था का भाव जागृत कर दिया है। आउट ऑफ बॉक्स जब हम आकर के कार्य करते हैं तो उसके परिणाम ऐसे ही आते हैं। जैसे
आज पूरा देश महर्षि वाल्मीकि को सम्मान दे रहा है, परम कृष्ण भक्त मीराबाई को सम्मान दे रहा है, और आज जैसे हम सब मिलकर के यहाँ पर एक साथ मिलकर के स्वर्गीय डीपी बोरा जी को सम्मान दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से स्वर्गीय डीपी बोरा जी की स्मृति में बनी हुई समिति के सभी पदाधिकारियों को और खासतौर पर डॉक्टर नीरज बोरा जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। महर्षि वाल्मीकि जी, परम कृष्ण भक्त मीराबाई जी की स्मृतियों को नमन करता हूं और स्वर्गीय डीपी बोरा जी को प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस सेवा का कार्यक्रम हमारा अनवरत चलता रहे, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आग्रह करता हूं सेवा शक्ति फाउंडेशन के चेयरमैन श्री वत्सल बोरा जी से कि आकर महानुभावों का आभार प्रदर्शन करें।